पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत दिया गया वो सारा मौलिक अधिकार जो कि भारतीय नागरिकों को दिया गया है। इन सारी चीजों की बात हम लोगों ने पिछली कक्षा में की थी और वहां पर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक, अंतिम बिंदु जो हम लोगों ने लिया था पिछली कक्षा में, वो था रिट्स। यानी कि अब हम लोग इस कक्षा में जानेंगे कि रिट्स क्या होता है, रिट होता क्या है और रिट का भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ है। तो अब हम लोग इस कक्षा में आगे बढ़ते हैं। आप लोग कक्षा 8 में हैं और आप लोग पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों को नागरिक शास्त्र के एक अध्याय जो कि आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारतीय संविधान है, उसके अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं। और यह जो सामने आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है, यह पारस प्रकाशन का पृष्ठ संख्या 152 है, जो कि आप लोग अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं रिट्स पे। सबसे पहले जानते हैं कि ये रिट होता क्या है। WRIT का भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में अर्थ क्या है। तो रिट का मतलब होता है वो संवैधानिक और वो वैधानिक आदेश जो कि एक नागरिक को करना है या नहीं करना है, इसी को हम लोग अंग्रेजी में रिट कहते हैं। रिट जो है एक लीगल ऑर्डर है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए संविधान के द्वारा दिया गया संवैधानिक आदेश को अंग्रेजी में रिट कहते हैं। ये एक लीगल ऑर्डर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 152 पर हैं। लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव राइट टू इश्यू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और अलग अलग राज्य के उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो रिट इशू करे, यानी कि लीगल ऑर्डर इशू करे, ताकि भारतीय लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसको सही तरीके से प्रयोग किया जा सके, उसको सही तरीके से लागू किया जा सके और हर लोग यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया जो है अपने फंडामेंटल राइट्स को अच्छे तरीके से उपयोग करे। तो अब हम लोग आते हैं रिट्स पे। बेसिकली 6 रिट्स होते हैं, यानी कि 6 लीगल ऑर्डर हैं जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए हुए हैं। सबसे पहला है उत्प्रेषण पत्र। उत्प्रेषण पत्र का अर्थ क्या होता है? उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को किसी मामले में समीक्षा के लिए रिकॉर्ड भेजने का निर्देश जो है, यही उत्प्रेषण पत्र कहलाता है। एक रिट है जिसका नाम है उत्प्रेषण पत्र। उत्प्रेषण पत्र का मतलब है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को किसी मामले में समीक्षा के लिए रिकॉर्ड भेजने का जो आदेश देने वाला जो पत्र है, उसी को हम लोग उत्प्रेषण पत्र कहते हैं। क्योंकि रिट जो है या तो हाई कोर्ट इशू करेगा या तो सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ये देश का होता है, तो देश एक है तो एक होगा, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अलग अलग राज्य हैं तो अलग अलग हाई कोर्ट होगा। तो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है। तो जो उत्प्रेषण पत्र है ये हाई कोर्ट्स के द्वारा दिए जाते हैं अपने निचली अदालत को, ताकि वो किसी मामले की समीक्षा के लिए रिकॉर्ड भेजने का निर्देश दे सके। अगला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर, इस रिट के अंदर क्या मामला आता है? तो एक मांग कि किसी कैदी को अदालत के समक्ष ले जाया जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उस व्यक्ति को हिरासत में रखने का अधिकार वैध है या नहीं है। यानी कि किसी भी अपराधी को अदालत में, किसी भी कैदी को अदालत में ले जाना और ले जाके अदालत के सामने यह प्रूव करना है कि क्या वो सही में कैदी होना चाहिए या फिर वो बेगुनाह है। इसको हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहते हैं। अगला रिट है परमादेश। परम आदेश। किसी उच्च न्यायालय, फिर यहां पर कौन? हाई कोर्ट। किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य कर्तव्यों को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए मजबूर करने का जो निर्देश है, यही जो है परमादेश है। अगला, निषेध। निषेध रिट क्या कहता है? किसी अधिनिष्ठ को ऐसे कार्य करने से रोकने का निर्देश देना जिसे कानून प्रतिबंधित करता है। यानी कानूनी प्रतिबंध
के बाहर जाकर अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसको रोकने का जो रिट है, जो आदेश है, उसे निषेध कहते हैं। प्रेसिडेंडो, प्रेसिडेंडो एक अगला रीट है जिसका अर्थ क्या है, तो किसी मामले को अपीलीय न्यायालय से निचली अदालत में निर्णय तक आगे बढ़ाने के आदेश को हम लोग प्रेसिडेंडो कहते हैं। प्रेसिडेंडो का मतलब है किसी मामले को अपीलीय न्यायालय से निचली अदालत तक निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है यहां पर। और अंतिम है को वारंटो। को वारंटो का मतलब क्या है, तो को वारंटो कहता है कि जिसमें व्यक्ति को यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि वह किस प्राधिकार से शक्ति का प्रयोग कर रहा है। यहां पर जो व्यक्ति शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जो अपने पावर का उपयोग यूज कर रहा है, उसको यह दिखाना होगा, यह बताना होगा कि वह किस प्राधिकार से, किस अधिकार से अपने इस जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है वो कर रहा है, यानी कि किस अधिकार से कर रहा है। यह जो है इस रिट के अंतर्गत यह मामला, यह विषय आता है। तो हम लोगों ने 6 रिट देख लिए। 6 रिट के बारे में हम लोगों ने जाना कि अलग अलग रिट के अंतर्गत क्या क्या कहा गया हुआ है। अब हम लोग रिट से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आते हैं एक केस स्टडी पे। और यह केस स्टडी जो है यह भी आपके पृष्ठ संख्या 152 पर दिया ही हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं इस केस स्टडी की। इस केस स्टडी का टॉपिक है इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता, इंडियन सेकुलरिज्म। अब हम लोग जानते हैं कि यह कहता क्या है। इस केस स्टडी में हम लोग को देखने क्या क्या है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। जो प्रियम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम लोगों ने प्रियम्बल देखा था कि प्रियम्बल इज द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के लक्ष्य को हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है वो बताता है कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ पर स्टेट का मतलब आप इसको देश समझ सकते हैं, क्योंकि स्टेट का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, एक संघ। और वो जो संघ है उसी को यहाँ पर स्टेट कहा गया है। यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, ये संघ है, ये यूनियन है। जो भारत एक यूनियन है, भारत एक संघ है। सीधा सीधा अर्थों में आप इसको समझे कि सेकुलर नेशन की बात हो रही है, भारत एक सेकुलर देश है। ये प्रियम्बल ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। 2, history of secularism has deep root, but it was in the 18th century when the British East India Company began to gain supremacy over the India that idea of secularism began to have influence in Indian mind. हालांकि ये जो सेकुलरिज्म, जो पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता की बात हो रही है, इसका जो इतिहास जाता है, इसका जो जड़ जाता है, ऐतिहासिक जड़ जाता है भारत के लिए, वो बहुत पुराना है। आदि अनादि कालों से भारत जो है धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की पद्धति से चला आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, आधुनिक इतिहास की बात करें, तो 18वीं शताब्दी एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स का शासन जो है वो भारत में हुआ। कैसे हुआ, कब हुआ, ये हम लोगों ने अलग अध्याय में देखा है। अब यहाँ पर उसमें नहीं जाते हैं, बस ये जानेंगे कि 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत पर कब्जा किए, कब्जा करने आए, सोने की चिड़िया को लूटने आए, उस समय जो धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, अंग्रेजी में सेकुलरिज्म है, इसका जो है अर्थ थोड़ा सा और बढ़ गया। यहां पे लिखा हुआ है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, began to gain supremacy over India, that idea of secularism began to have influenced the Indian mind. तब जाकर जैसे जैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में अपना सुपरमेसी दिखा रही थी, वो समझ रहे थे कि अंग्रेजों के द्वारा ही शासन किया जा सकता है, अंग्रेज ही दुनिया के शासक, भारत के समय दुनिया के शासक हो सकते हैं, भारतीय तो बस ऐसे ही हैं, मूली गाजर है, इनसे कुछ नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें थी। उस समय फिर जो सेकुलरिज्म का जो भाव है इंडियन माइंड में, यानी कि भारतीयों के माइंड में बहुत ज्यादा फिर हावी हुआ, फिर आगे बढ़ा, और इसने, सेकुलरिज्म ने भारतीय माइंड को, भारतीय लोगों को प्रभावित किया फिर से। Until then, religion was considered to be inseparable from political and social life. तब तक, यानी कि 18वीं शताब्दी, 18वीं सदी, और यहां तक की बात कर रहे हैं तो 18वीं सदी, यहां पर बात हो रही है कि until then, तब तक religion was considered to be inseparable from political and social life.
तब तक क्या माना जाता था कि जो धर्म है वो इनसेपरेबल है पॉलिटिकल और सोशल लाइफ से, यानी कि राजनीति से और समाज से हम धर्म को अलग नहीं कर सकते हैं, इनसेपरेबल है, ये माना जाता था। ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश codified laws pertaining to practices within religion on the subcontinent. To this effect, they instituted separate law for Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Parsi and other. सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता की बात आ रही है। तब तक माना जाता था कि जो राजनीति है, जो समाज है, इन सारी चीजों से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता, ये सब धर्म के हिस्से हैं और धर्म के अंतर्गत, और ये सारा चीज सब एक दूसरे से मिला हुआ है, सब मिक्सचर है, इनसेपरेबल है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने किस चीज पे काम किया, तो उन्होंने किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत अपना शासन किया, अपने शासन को चलाना चाहा, और उसमें वो बहुत हद तक और काफी हद तक वो उसमें सफल भी हुए। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो के तहत उन्होंने धार्मिक आधार पर भी लोगों को बांटना व्यापक तौर पे शुरू किया, जहां पर उन्होंने अलग अलग लॉ लाने की प्रयास की और लाए भी। हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए अलग लॉ, मुस्लिमों के लिए अलग कानून, ईसाइयों के लिए अलग कानून, सिखों के लिए अलग कानून, पारसी, जैन, बौद्ध, इन सब के लिए अलग अलग कानून की व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा की गई, ताकि ये सारे लोग जो हैं वो इनसेपरेबल से सेपरेबल हो जाए, यानी कि सेपरेट हो धार्मिक आधार पर। इन डूइंग सो दे लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविल कोड विच रिमेन लार्जली अनचेंज टू डेट। और इसी आधार पे उन्होंने नागरिक संहिता, इन सारे चीजों की बात की जो अभी भी चल रहा है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। भारत जो है एक सेकुलर यानी कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष देश है, ये पहले भी लिखा हुआ था। हियर सेकुलर रेफर टू द थ्रेशोल्ड रिलेशनशिप अमंग मैन, स्टेट एंड रिलीजन। ये जो सेकुलर शब्द है इसका मतलब क्या है, व्यक्ति, संघ और धर्म, इन सब के बीच में ये जो संबंध स्थापित करता और न करने वाली जो पद्धति है, जो शब्द है, वही जो है वो सेकुलर है। यानी कि द सेकुलर रेफर्स टू द थ्रेशोल्ड रिलेशनशिप अमंग मैन, स्टेट एंड रिलीजन। व्यक्ति, संघ और धर्म, इन तीनों चीजों के बीच का जो संबंध की बात जो आती है, जहां पर सारा कुछ डिफाइन होता है, परिभाषित होता है, उसी को सेकुलर कहते हैं। आगे, the word secular has not been defined or explained under the constitution safeguard in 1950 or in 1960 when it was made part of the preamble। यानी कि जो वर्ड जो सेकुलर है यह भारतीय संविधान में शुरू में सम्मिलित नहीं था, यानी कि भारतीय संविधान का हिस्सा सेकुलर नहीं था। आगे, a secular state means that the one that all religion equally, a secular state means that the one that all religion equally and does not uphold any religion as the state religion। यहां पर सेकुलर स्टेट का मतलब क्या हुआ, सेकुलर संघ का मतलब, धर्मनिरपेक्ष संघ का मतलब क्या है कि सारे धर्म, सभी धर्म को समान मानो, सभी धर्म को एक मानो, और किसी एक धर्म को ऊपर नहीं मानना है, और किसी एक धर्म से अपने यूनियन को, अपने संघ को, अपने देश को नहीं चलाना है, अपने स्टेट का एक रिलीजन नहीं बनाना है। यह कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट जो है, यह सेकुलरिज्म का है। अनलाइक इन इंग्लैंड, जैसा कि इंग्लैंड में होता था, अनलाइक इन इंग्लैंड, जैसा कि इंग्लैंड में होता था, ये भारत में नहीं होता, यानी कि जो इंग्लैंड में हो रहा है उसके विरुद्ध। अनलाइक इन इंग्लैंड वेयर द क्वीन इज द हेड ऑफ द चर्च, इन इंडिया देयर इज नो प्रोविजन टू मेक एनी रिलीजन टू एस्टेब्लिश चर्च। जैसे कि इंग्लैंड में होता है कि वहां पर जो महारानी होती है, जो क्वीन का कंसेप्ट है, वो हेड ऑफ द चर्च होती है, यानी कि वो गिरजाघर की मुखिया होती है, प्रमुख होती है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो तो सेकुलर है। आगे, क्योंकि इंग्लैंड में ये होता है, भारत में नहीं होता है। अनलाइक इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में होता है और ये भारत में नहीं होता है। आगे, the state observes an attitude of neutrality and impartiality towards all religion। यहां पर सब कुछ मिला जुला कर वही कहना है कि जो धर्म है वो
सबों के लिए समान है। धर्म जो है वो एक स्टेट का रिलीजन नहीं हो सकता। कोई एक धर्म जो है हमारे संघ का, हमारे देश का कार्य पद्धति डिसाइड नहीं कर सकता। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, सेकुलर स्टेट, सेकुलर यूनियन। अगर भारत एक धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष संघ है तो भारत में सभी धर्म, यानी कि सभी धर्म मतलब सभी धर्म, और सभी धर्म जो है वो समान है, समान नजरिए से देखे जाएंगे, कोई पक्षपात नहीं होगा। आगे, हाउ इज सेकुलरिज्म इंश्योर्ड इन इंडिया। अब ये जो सेकुलरिज्म है ये कैसे भारत में इंश्योर्ड, कैसे ये चल रहा है और कैसे इसको हम लोग लंबे समय तक संयोजित या फिर इसी आधार पर चल सकते हैं। तो पहला, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। वही चीज है कि अगर हम इसको इंश्योर करें, अगर इंडिया में सेकुलरिज्म को इंश्योर करें, यानी कि सेकुलरिज्म को बनाए रखें और भविष्य तक इसको बनाने रखने की सोच लेकर आगे बढ़ते रहें, तो क्या करना है, तो सबसे पहले पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि देश और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इन सारे चीजों से हमें धर्म को अलग रखना होगा। अगर धर्म हमारा अलग रहेगा तो सेकुलरिज्म जो है वो भारत में सेफ गार्ड में रहेगा। आगे, it was a strategy of distancing itself from religion. The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion. In India, government spaces like law court, police station, government school and offices are not supposed to display or promote any one religion. वही चीज है कि अगर धर्मनिरपेक्षता को कायम रखना है, लंबे समय तक कायम रखना है, तो चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, पुलिस थाना हो, इन सारे चीजों को, गवर्नमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, सरकार हो, प्रशासन हो, इन सारे चीजों को फ्री फ्रॉम ऑल रिलीजन रखना होगा। यानी कि यहाँ पर किसी एक धर्म के आधार पर कार्य नहीं करना होगा, तभी जो हमारा सेकुलरिज्म है वो इंश्योर्ड रहेगा। आगे, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड इंटरवेंशन। अब दखल अंदाजी वाली बात आ रही है दूसरे बिंदु में, जहां पर हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की बात। तो सेकुलरिज्म को कैसे इंश्योर किया जाए, तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड इंटरवेंशन। इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, द स्टेट डू नॉट इंटरफेयर in most of the religious practices, but state can interfere or end the social evil prevailing in particular religion or religions. यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि अगर हमको धर्म निरपेक्षता को कायम रखना है तो राजनीतिक दल शासन प्रशासन के द्वारा, लोगों के द्वारा दूसरे के धार्मिक कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, और वैसे कार्यों में दखल अंदाजी करना चाहिए जहां पर लगे कि ये उस धर्म में इल प्रैक्टिस हो रहा है, बैड प्रैक्टिस हो रहा है, कुरीति है, इसके खिलाफ इंटरवेन भी करना चाहिए। और जहां पर उनका फ्रीडम ऑफ रिलीजन और रिलीजियस एक्सप्रेशन है, अगर वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं तो यहां पर नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनानी चाहिए, दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए।